ब्लैक बोर्ड पर 3 वाक्य मैंने लिखा है। पहला वाक्य है, मेरा विचार है कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊं। दूसरा वाक्य है, जो गाय काली है वह मेरे दोस्त की है। और तीसरा वाक्य मैंने लिखा है, जब लॉकडाउन समाप्त हो तभी घर से बाहर निकलें। अब पहले वाक्य पर जरा गौर कीजिए आप। मेरा विचार है, मैं आपसे कहूं मेरा विचार है, तो आप लगेंगे मेरा मुंह देखने कि सर का क्या विचार है, सोचने लगेंगे। यहां पर एक विधेय है के माध्यम से एक विधेय आपको दिख रहा है, लेकिन बात अधूरी है। और जैसे ही मैं आगे की बात बोलता हूं कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊं, तो आपको बात स्पष्ट हो जाती है। आप समझ जाते हैं कि सर का विचार है कि सर हम लोगों को व्याकरण पढ़ाएं। आपने देखा, यह वाक्य 2 उपवाक्यों में बंटा हुआ है। पहला उपवाक्य है मेरा विचार है, और दूसरा उपवाक्य है कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊं। यह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य। और कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊं, यह जो उपवाक्य आया है यह संज्ञा की तरह है। संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा कहते हैं नाम को। किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी भाव के नाम को, यानी आप संसार में जितनी चीजें देखते हैं उसका नाम ले लीजिए, वही संज्ञा है। जैसे आपका अपना नाम, आपके शर्ट का नाम, आपके पैंट का नाम, आपके जूते का नाम, आपके विद्यालय का नाम, आपके टेबल बेंच का नाम, कुर्सी मेज का नाम, कुछ भी, लाइट बल्ब प्रकाश पंखा एसी टीवी फ्रिज कूलर, जो नाम ले लीजिए सब संज्ञा है। यहां तक कि भाव, आपका रोना हंसना, ये सब संज्ञा है। तो यह नाम की तरह, संज्ञा की तरह प्रयुक्त है। इसीलिए इसमें 2 उपवाक्य हैं। एक तो प्रधान उपवाक्य हो गया और दूसरा हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्या हो गया? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इस प्रधान उपवाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपवाक्य आया है, और वाक्य में आश्रित है, आश्रय है, सहारे है। तो सहारे, आश्रय, आश्रित होने के कारण ही यह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। और चूंकि संज्ञा की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य पर ध्यान दीजिए। जो गाय काली है, मतलब क्या हुआ कि सामने कुछ गायें दिख रही हैं, सफ़ेद हैं, काली हैं, चितकबरी हैं, ऐसी करके कई गायें दिख रही हैं। अब उनमें 2 दोस्त हैं, किसी ने इंडिकेट कर दिया कि जो गाय काली है, तो अब तो बात तो स्पष्ट हुई नहीं, अधूरी रह गई। तो उसको पूरा करने के लिए फिर एक उपवाक्य आता है, वह मेरे दोस्त की है। यही बात मुख्य है। इसीलिए जो बात मुख्य होती है, वह जो बात मुख्य हो वही वाला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है। तो यह क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया इसमें। और यह जो गाय काली है वह मेरे दोस्त की है। जो गाय काली है, यह पूरा का पूरा उपवाक्य इस वह की विशेषता बता रहा है। और विशेषण की परिभाषा तो आप पढ़े ही हैं। विशेषण के बारे में 9वीं कक्षा में या पिछली कक्षाओं में आप पढ़कर आए हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो यह पूरा का पूरा उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब तीसरे वाक्य में देखिए आप, जब लॉकडाउन समाप्त हो तभी घर से बाहर निकलें। मुख्य बात क्या है? तभी घर से बाहर निकलें, तभी घर से बाहर निकलें, यह मुख्य बात है। लेकिन बात अधूरी है। अगर हम केवल इतना पढ़ें जब लॉकडाउन समाप्त हो, तो आप सोचने लगेंगे तब क्या करेंगे। और केवल उधर वाला बात पढ़ दें कि तभी घर से बाहर निकलें, तो आप सोचेंगे कब। प्रश्न आएगा मन में ना, कब।
तो आप देख रहे होंगे कि तभी घर से बाहर निकलें, इसको स्पष्ट करने के लिए यह वाला उपवाक्य आया है कि जब लॉकडाउन समाप्त हो, यह उपवाक्य आया है। अब यह पूरा का पूरा उपवाक्य किसकी विशेषता बता रहा है? ऊपर हमने यहां देखा कि जो गाय काली है वह मेरे दोस्त की है, तो यह उपवाक्य वह की विशेषता बता रहा था, यानी यह वह सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। लेकिन यह किसकी विशेषता बता रहा है? जब लॉकडाउन समाप्त हो तभी घर से बाहर निकलें, यह निकलने की क्रिया की, निकलें शब्द क्या है? क्रिया है। यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, और यह हो गया प्रधान वाक्य। आपने देखा, अब तक हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं? 3 चीजें देखी। पहली चीज कि मिश्र वाक्य 3 तरह के होते हैं, और ये 3 तरह के कैसे होते हैं? तो अपने आश्रित उपवाक्य के कारण होते हैं। तीनों वाक्यों में प्रधान उपवाक्य है, लेकिन वह अधूरा अधूरा है जब तक कि उसका आश्रित उपवाक्य न आकर उसे पूरा अर्थ न दे, तब तक वह अधूरा है। लेकिन आश्रित उपवाक्य के आते ही वह पूरा अर्थ देने लगता है, विचार की पूर्णता हो जाती है, अर्थ आपको समझ में आ जाता है। और आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के हुए? तो हमने देखा कि आश्रित उपवाक्य 3 तरह के आए। कभी संज्ञा बनकर आता है, कभी विशेषण बनकर आता है, और कभी क्रिया विशेषण बनकर आता है। तो इस तरह से मिश्र वाक्य अपने आश्रित उपवाक्यों के कारण 3 तरह के हुए: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब आप मिश्र वाक्य की परिभाषा भी बड़े आराम से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य मिलकर उसके अर्थ को पूरा करें या विचार पूर्णता लाएं, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। अपने से भी बना सकते हैं आप, परिभाषा रटी नहीं जाती, आप अपने से बना सकते हैं। क्या? जब एक वाक्य में एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य मिले हों और दोनों मिलकर के अर्थ को पूरा करते हों, विचार की पूर्णता लाते हों, तो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होता है, इसके साथ साथ आश्रित उपवाक्य के आधार पर मिश्र वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, इन 3 भागों में, इन 3 भेदों में, इन 3 प्रकारों में बटा हुआ है। अब आइए हम परिभाषा और कुछ और मुख्य उदाहरण देखते हैं। अभी हमने ब्लैक बोर्ड पर आपको जो समझाया और पढ़ाया उसे आप देख रहे हैं। यहाँ मिश्र वाक्य की परिभाषा लिखी हुई है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य भी आश्रित हो या जुड़ा हो या मिश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य का मिश्रण होता है। उदाहरण तीनों वही हैं जो हमने ब्लैक बोर्ड पर आपको बाकायदे समझाया। यहाँ बॉक्स में लिखी एक बात को आप ध्यान में देंगे, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्य दोनों मिलकर विचार पूर्णता को व्यक्त करते हैं, और हमने यह बताया भी आपको समझाते समय। आश्रित उपवाक्य के भेद: पहला, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इसकी परिभाषा क्या है? मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य, ध्यान दीजिए, मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा के रूप में प्रयोग हो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके एक उदाहरण बताया था, मेरा विचार है कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊं। तो कैसे है मैंने वहां स्पष्ट किया था। इसी तरह के कुछ उदाहरण मैं नीचे लिखा हुआ हूं, देखें आप। प्रधानाध्यापक ने कहा कि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे। प्रधानाध्यापक ने कहा प्रधान उपवाक्य, कि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। मैं देख रहा हूं कि बाहर बिजली चमक रही है। मैं देख रहा हूं प्रधान उपवाक्य, और कि बाहर बिजली चमक रही है संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अब ग वाले को थोड़ा ध्यान से देखिए आप।
कोरोना से बचने के लिए सावधानी एवं सुरक्षा आवश्यक है, मैं जानता हूं। यहां आपको की नहीं दिख रहा है। अब दोनों को पढ़ करके देखिए। कोरोना से बचने के लिए सावधानी एवं सुरक्षा आवश्यक है। आवश्यक है के बाद जो कॉमा देख रहे हैं आप, यह कॉमा ही अल्प विराम है, यहां पूर्ण विराम नहीं लगा है। तो इस तरह से लिखे वाक्य आए तो आप सावधान रहिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉमा के बाद प्रधान उपवाक्य मैं जानता हूं से वाक्य पूरा हो रहा है। अगर इसे सही तरीके से पलट कर लिखा जाए तो क्या होता, मैं जानता हूं कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी एवं सुरक्षा आवश्यक है। आप भ्रमित न हों, इसीलिए मैंने यहां यह दूसरा प्रारूप भी लिखकर दिखा दिया ताकि आप संज्ञा आश्रित उपवाक्य को आसानी से समझ जाएं और जब इस तरह के वाक्य आएं तो आप घबराएं नहीं। घ देखिए, मां ने पूछा कहाँ जा रहे हो। एक और, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। मां ने पूछा कहाँ जा रहे हो, पूछा के बाद जो कॉमा है और दोहरे उद्धरण चिन्ह में कहाँ जा रहे हो, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मां ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो की को हटाकर की हट जाने की वजह से पूछा के बाद कॉमा लगा है और आगे के कथन को दोहरे उद्धरण चिन्ह में रख दिया गया है और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मां ने पूछा प्रधान उपवाक्य और कहाँ जा रहे हो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए। महापुरुषों का मत है कि व्यक्ति अपने परिश्रम से पूजा जाता है। महापुरुषों का मत है प्रधान उपवाक्य कि व्यक्ति अपने परिश्रम से पूजा जाता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब हमने संज्ञा आश्रित उपवाक्य आपको पढ़ा दिया, आप समझ गए होंगे। आइए हम संज्ञा के बारे में आप पहले से भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बॉक्स में लिखा है, आपको स्मरण में आ जाएगा। संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं। वह नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, समूह, पदार्थ, जाति और भाव का हो सकता है। मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इसके द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक 2 भेद और मानते हैं। तो यह रहा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब आप देख रहे हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य और उसकी परिभाषा लिखी हुई है। किसी वाक्य में जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो पुस्तक सफ़ेद है वह हिंदी की है, तो वह हिंदी की है प्रधान उपवाक्य, और जो पुस्तक सफ़ेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गई। यही वह प्रदेश है जहां भगवान बिरसा मुंडा जन्म लिए थे। यही वह प्रदेश है, यह प्रधान उपवाक्य है, और जहां भगवान बिरसा मुंडा जन्म लिए थे यह विशेषण आश्रित उपवाक्य के रूप में आया है। जो विद्वान होता है उसे सभी चाहते हैं, तो उसे सभी चाहते हैं यह प्रधान उपवाक्य है, और इसके विशेषण आश्रित उपवाक्य के रूप में क्या आया है, जो विद्वान होता है। किसे सभी चाहते हैं, तो जो विद्वान होता है। इसी तरह 2 और उदाहरण है। तुमने जो कलम खरीदी है वह बहुत महंगी है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। विशेषण के बारे में आप जानते ही हैं, यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ भी पढ़ करके आप स्मरण कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, तो कार्य विशेष्य है, अच्छा कार्य की विशेषता बता रहा है इसलिए वह विशेषण है, और बहुत अच्छा की विशेषता बता रहा है इसलिए वह प्रविशेषण है। अब हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य को देखते हैं। उसकी परिभाषा देखिए। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको बाकायदे समझाया भी। कुछ उदाहरण यहाँ और देखिए। जैसे ही घंटी बजी मैंने फ़ोन उठा लिया। दूसरा, जैसे ही पढ़ने को सुना नींद आने लगी। लॉकडाउन समाप्त होगा
तभी बाहर निकलना, आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाऊं, जहां पानी लगा है वहां से बचकर जाना। ये सभी वाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। इसमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन है? तो जैसे ही घंटी बजी, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और मैंने फोन उठा लिया, यह प्रधान उपवाक्य है। जैसे ही पढ़ने को सुना, नींद आने लगी, जैसे ही पढ़ने को सुना, यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और नींद आने लगी, प्रधान उपवाक्य है। लॉकडाउन समाप्त होगा, तभी बाहर निकलना, तभी बाहर निकलना यह प्रधान उपवाक्य है। और लॉकडाउन समाप्त होगा, यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाऊं, यह प्रधान उपवाक्य है। लेकिन कब बैठूंगा, उसके लिए आश्रित के रूप में, आश्रय के रूप में एक उपवाक्य आया है, आपकी आज्ञा हो तो यह, आपकी आज्ञा हो तो यह उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ। जहां पानी लगा है वहां से बचकर जाना, प्रधान उपवाक्य क्या है? वहां से बचकर जाना। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है? जहां पानी लगा है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इन तीन भेदों से मिश्र वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? बॉक्स में उसकी परिभाषा और एक उदाहरण हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। आप पढ़कर आए हैं, पढ़े हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ देख लें, आपको स्मरण हो जाएंगी पुरानी बातें। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द का एक भेद है। यह क्रिया की विशेषता बताता है। अर्थ के आधार पर इसके यानी क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द भी क्रिया विशेषण ही कहलाता है। यह वाक्य हमने क्यों लिखा है? क्योंकि विशेषण की विशेषता बताने वाला ऊपर हम देख कर आए हैं प्रविशेषण कहलाता था, लेकिन क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला भी क्रिया विशेषण ही कहलाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। एक उदाहरण देख लीजिए, वह बहुत तेज चल रहा है। यहां तेज चल रहा है क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण है, और बहुत तेज की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह भी क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से आपने देखा। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, आपने मिश्र वाक्य की परिभाषा पढ़ी, इसके साथ मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होता है आपने यह जाना। साथ ही आश्रित उपवाक्य के आधार पर मिश्र वाक्य के या आश्रित उपवाक्य के भेद क्या क्या होते हैं। तो आपने जाना कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। यह तीन प्रकार होते हैं। अब परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? तो एक मिश्र वाक्य दिया रहेगा और मिश्र वाक्य दिए रहने के बाद उसमें पूछा जाएगा आपसे कि आश्रित उपवाक्य को रेखांकित करते हुए उसका नाम लिखिए। तो मान लीजिए विशेषण आश्रित उपवाक्य का उदाहरण है, तो आप विशेषण आश्रित उपवाक्य को रेखांकित कर देंगे और नीचे नाम लिख देंगे विशेषण आश्रित उपवाक्य। यदि वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का उदाहरण है तो उस उपवाक्य को रेखांकित करके क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य लिख देंगे। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य छांटिए तथा आश्रित उपवाक्य का नाम भी लिखिए। तो अब आप जो पढ़े हैं बड़े आराम से उसको लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आपने जो पढ़ा, सरल वाक्य पढ़ लिया और साथ ही साथ मिश्र वाक्य भी आप पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आपके लिए गृह कार्य है। आप अपने भाई बहनों के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ या दादा दादी के साथ कोशिश करिए कि आज आप केवल और केवल मिश्र वाक्य में बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? दादाजी से कोई बात सुनकर घर में आइए और अपनी बहन से कहिए कि दादाजी ने कहा कि रीना को कह दो वह पानी लेकर आए। इसी तरह अपने मम्मी से कोई बात सुनकर आइए और अपने पापा को आकर कहिए कि मम्मी ने कहा है कि
पापा से जाकर कह दो सब्जी ले आएं। इस तरह आपस में आप लोग केवल और केवल मिश्र वाक्य में बात करने का प्रयास करें। साथ ही उसे कॉपी में लिख कर देखें, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं उसे कॉपी में लिख कर देखें भी, और कितना मजा आता है। अगले वीडियो में हम संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे।